तो फिर अगर आपने प्रैक्टिस असाइनमेंट वगैरह कराया ना, तो इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं, 200% आते हैं। आई होप अब तक पता चल गया होगा कि एक्चुअली आस्की कोड है क्या। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। कोड फॉर, कोड किसके लिए? तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। आपको पता है कि जो हमारी सिस्टम है ना, कुछ भी यूज करो आप, विंडोज मैक, लिटरली कुछ भी, वो बाइनरी नंबर समझती है। 0 1, सिर्फ वो 0 1 समझ सकती है। फिर आप यूज कर सकते हो ए के लिए, सपोज कर लो आप बोल रहे हो 0 0 0 है, मतलब हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ। बी के लिए बोल सकते हो 0 1 0 1, कुछ ऐसा है, तो फिर वो सिर्फ 0 1 0 1 समझ सकता है। ठीक है जी। और हमारी जो कीबोर्ड होती है वो सारी की सारी आस्की कोड से कनेक्टेड होती है। ए के लिए अलग होगा, उसका हेक्स डिजिट अलग होगा, उसका बाइनरी अलग होगा। ये मैंने, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है तो मैंने आस्की टेबल में दिखा भी रखा है। ठीक है जी। तो फिर इन्हीं सब का यूज करके अब हम देखने वाले हैं। हमें किसी ने कोई वर्ड दे दिया, बोला कैट, ठीक है, कैट छोड़ो, उसने बोला बैट, कुछ भी बोल दिया, लाइक उसने कोई बड़ी वर्ड दे दी, एकम्प्लिशमेंट, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड, बड़ी बड़ी वर्ड। तो वैसी वैसे वर्ड को कैसे आप बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करोगे, आज हम वही देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो फिर ये आपको समझ आ गया, इसका हम क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन करा है। यूनिकोड का क्यों यूज करते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन करा है। द लेटर ए हैज, ए जो था ना स्मॉल ए, उसकी आस्की वैल्यू क्या थी? 97, अगर आपको आस्की टेबल याद हो तो। और उसकी बाइनरी जो थी वैल्यू वो ये थी। और जो अपर केस का लेटर है, ठीक है, लेटर ए जो कि अपर केस का है, उसकी जो मतलब आस्की वैल्यू थी वो 65 थी, और बाइनरी ये थी। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप स्मॉल ए कैपिटल ए, इन दोनों को बाइनरी में कैसे लिखोगे? तो इसका बाइनरी और इसका बाइनरी दोनों को कंबाइन कर दो, हो जाएगा। जैसे आप क्या लिखोगे? 0, पहले इसका लिख देते हैं स्मॉल ए का ना, 11 0 0 0 0 1, ठीक है। फिर कैपिटल ए का लिख दो आप यहाँ पे, 0 1 0 0 0 0 0 1, कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसे ही हम इन सबको कंबाइन करते हैं, और देखने वाले हैं कि हम एक्चुअली करते, मतलब ऐसा करते कैसे। स्टेप्स फॉर आस्की इनकोडिंग। एनकोडिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप, जो भी लेटर है उसको डेसिमल में चेंज कर दो। आप बोलोगे डेसिमल क्या है? डोंट वरी, मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। दूसरा स्टेप, उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे मैं वो बता दूंगा। फिर जितने भी बाइनरी होंगे ना हर एक लेटर के, सबको ज्वाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैट एक वर्ड है, इसको आपने बाइनरी में करना था, तो सबसे पहले क्या करोगे? एम की जो डेसिमल वैल्यू होगी, ठीक है, वो निकालोगे। डेसिमल वैल्यू वही आस्की कोड वाली जो ये वैल्यू दे रखी है, जैसे स्मॉल ई, ए की ये थी। फिर इसको बाइनरी में चेंज करोगे। एम का बाइनरी कुछ आएगा, ए का बाइनरी कुछ आएगा, टी का बाइनरी, फिर इन सबको क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरह से आप आस्की इनकोडिंग करते हो। एग्जाम्पल, यहाँ पे बीईटी बेट कोई वर्ड है, उसको बोला गया है चेंज करने के लिए। तो बी जो है वो लोअर केस है, ई भी लोअर केस में, टी भी लोअर केस में। इन स्मॉल बी की डेसिमल वैल्यू 98 है, ठीक है जी। और ई की जो डेसिमल वैल्यू है ना, वो 1101 है, इसकी ये है, टी की। फिर इसको बाइनरी फॉर्मेट में जब आप चेंज करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करोगे तो ऐसा दिखेगा। इसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करोगे तो कैसा दिखेगा? तो फिर ये ऐसा दिखेगा। फिर इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे, उसी से वर्ड बन जाएगा बेट। स्मॉल है ना, हाँ जी, बीईटी बेट, उसी से वर्ड वो बन जाएगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको, करने का क्या तरीका है। तो जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, वेट मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या हम लोगों की, तो फिर ये आस्की टेबल, और हर एक डिजिट के लिए, फॉर एग्जांपल हर एक डिजिट, हर एक अल्फाबेट के लिए अगर मैं बोलूँ कैपिटल ए का 67 से शुरू होता है क्या? 61 से शुरू होता है डेसिमल डिजिट जो है। और ये फिर बी का हो जाएगा 66, सी का 67, और ये बिल्कुल एंड हो जाएगा आपका कहाँ पे? 90 पे। क्यों? क्योंकि 90 पे क्या है? आपका जेड है। स्मॉल ए का ये केस है। कैपिटल जो भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं उसके 65 से 90 तक रेंज बस याद रखना। स्मॉल ए का जो स्मॉल अल्फाबेट होगा उसका कहाँ से शुरू हो रहा है? आपका 97 से। स्मॉल बी का 98 हो जाएगा। फिर ये जा कहाँ तक रहा है? तो फिर जेड 122 तक जा रहा है। तो एक चीज आप गौर करो, आपको डेसिमल वैल्यू तो टेबल से मिल जाएगी मोर और लेस। ठीक है जी। जैसे 0 का 0, 1 का 1 डेसिमल वैल्यू होता है, कुछ दे रखा है यहाँ पे, ये तो आपको मिल जाएगा। जो भी ये दे रखा है इसकी आपको ये मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ क्या था? बेट था ना। तो सबसे पहले आप देखोगे बी की क्या है, स्मॉल बी की
स्मॉल बी की 98 है, स्मॉल ई की क्या है 101 है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है 98,101। अब बारी आई कि जो आपकी डेसिमल वैल्यू मिलेंगी आपको टेबल से, उसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे? तो दो तरीके हैं भाई। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपने सपोज कर लो, मैंने बोला 97 किसका था, ए का, स्मॉल ए का। मैंने बोला ए को कन्वर्ट करना है बाइनरी वाले में, कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे क्या 97 और 2 की पावर की हेल्प लेंगे। आप S2 के ऊपर एक कोई ऐसा पावर दो, और ये बस इंश्योर करना कि उस पावर को देने के बाद ऐसी डिजिट निकले जो कि लेस देन हो या फिर इक्वल टू 97 हो। ठीक है, जैसे अगर आप 2 टू दी पावर 6 दोगे तो 64 आएगा, ये क्या है, लेस देन 97 है। अगर आप 2 टू दी पावर 7 दे दोगे तो वो 97 से बड़ा आ जाएगा, वो नहीं चाहिए, वो 128 आ जाएगा, फिर वो नहीं चाहिए, चाहिए क्या 97 से छोटा, या फिर अगर 97 भी आ जाए तो चलेगा, लेस देन और इक्वल चाहिए आपका। ठीक है जी। तो फिर वहां से आप शुरू करोगे तो वो क्या आएगा 64, जो भी मतलब आप बस ये इंश्योर करो कि 2 के ऊपर हम ये कौन सा यहाँ पे फिल करें जिससे जो वैल्यू आए ना, वो जो भी आपका डेसिमल वैल्यू है, जैसे यहाँ डेसिमल वैल्यू स्मॉल ए का दे रखा है 97, उससे छोटा आए या फिर उसके बराबर आए। ठीक है, ये बस इंश्योर करना। जब आप ये इंश्योर कर लोगे तो डालो 2 के ऊपर पावर, जैसे हमने 6 डाला, परफेक्ट था, यहाँ पे आया 64। अब आपने क्या करना है, जो भी नंबर थी आप इसको डेसिमल में, मतलब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना था, डेसिमल 97 था, इसमें से इसको घटा दो तो ये क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब फिर से क्या करो आप, जब इसको आप घटा दोगे यहाँ पे ये 33 आ जाएगा, फिर से 2 की कोई ऐसी पावर ढूंढो जो कि 33 से लेस वैल्यू दे या फिर इसके इक्वल वैल्यू दे। वो क्या होगा 2 टू द पावर 5, क्या देगा ये 32। ठीक है जी, ये 32 देगा, और उसको इसमें घटाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके बाद अब आप आगे बढ़ोगे, फिर उसके बाद आप कोई ऐसी वैल्यू ढूंढोगे जो कि मतलब छोटी हो। मतलब इसी तरह से करते करते आप यहाँ पे जैसा कि दे रखा है, मैं पढ़ के भी आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट विद द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू द नंबर यू आर कन्वर्टिंग, सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ दैट पावर फ्रॉम द नंबर। तो उस पावर के बाद जैसे 2 टू द पावर क्या आया था 64, इसको किससे घटाना है, इनिशियली आपने 97 से घटाया तो क्या आया 64। ठीक है, अब मतलब 97 से घटाया तो क्या है 34, 33 नॉट 34। अब आप ऐसी वैल्यू 2 की चुनो इस पावर की जो कि इससे लेस देन या फिर इसके इक्वल टू आए, 2 टू द पावर क्या होता है 32, और इसको इसमें घटा दो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, 1 आ गया। अब फिर से 2 की ऐसी कोई वैल्यू ढूंढो इस पावर पे, इस एक्सपोनेंट की ऐसी वैल्यू ढूंढो जो कि लेस देन और इक्वल टू आ जाए, जो कि घटा के आया 1 आया। देखो जब आपने 97 में 64 माइनस करा तो हमारे पास क्या आया 33, फिर आपने 33 में 32 माइनस करा तो हमारे पास क्या आया 1 आया। ठीक है, और फिर अब इसके लिए एक्सपोनेंट को ढूंढेंगे, तो ऐसा क्या डालेंगे जो इससे लेस देन और इक्वल टू आ जाए, तो भाई 2 टू दी पावर ये 0, ये डालेंगे तो क्या होता है 1। ठीक है, कुछ ऐसे ही आप लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल जब आप ये सब लिख लोगे ना, तो जिस जिस 2 की पावर का आपने यूज करा था उससे एक ज्यादा, जैसे हमने क्या शुरू करा था 6 से यूज करना, तो आप 7 लिख देना, क्योंकि जब आप 7 डालोगे तो वो 97 को सरपास कर जाएंगी, वो लिख देना। उसके लिए 0 लिख देना, और यहाँ पे बाकी सारे लिख लेना, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, ये सब 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 4 3 2 1 0, क्योंकि 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 आया था अपन लोग के पास। और जो जो आपने यूज करा एक्सपोनेंट के तौर पे उन सब के सामने में 1 डाल देना, जैसे हमने 6 यूज करा था यहाँ, ठीक है 64 आया था, फिर हमने 2 टू दी पावर 5, मतलब पावर 5 यूज करा था 32 आया था, वहां वहां 1 दे देना। फिर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 4 हमने यूज कहीं करा ही नहीं तो 0 डाल दो, 3 का भी नहीं करा 0 डाल दो, 2 का भी नहीं करा 0 डाल दो, 1 का भी नहीं करा 0 डाल दो। हाँ, 2 टू दी पावर 0 हमने यूज करा था तो आप 1 डाल दो। बस यही, ये जो है ना, यही रही आपकी क्या बाइनरी वाली जो होती है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये इस फॉर्मेट में 0 1 1, फिर 4 0 1 2 3 4 एट लास्ट 1। तो ये आपकी आ गई, ए को आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, आपको समझ आया होगा ये। दूसरा क्या तरीका है आपका कि आप 2 से डिवाइड करते चलो उस डिजिट को, आपको सिंपल यही लगेगा, ये थोड़ा हैक्टिक है भी, मतलब इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपने क्या करना है, जैसे 97 था ना, तो आप क्या करो 97 को 2 से डिवाइड करो,
तो आपके पास क्या आएगा क्वेश्चन के तौर पे क्या आ जाएगा, मैं क्यू लिख देता हूँ, जस्ट वेट, मैं क्यू लिख देता हूँ, यहाँ मैं आर लिख देता हूँ, रिमाइंडर लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिव डिव लिख देता हूँ फॉर डिविजन। तो 97 को 2 से जब आप करोगे डिवाइड तो आपका क्वेश्चन क्या आने वाला है 48, रिमाइंडर क्या आएगा 14 1, गुड। 1 48 को 2 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन क्या आएगा 24, रिमाइंडर 24 क्या आएगा 0। 0 24 को भी 2 से डिवाइड करो तो फिर आपका जो ये है क्वेश्चन 12 आएगा, ये 0 आएगा। 12 को भी 2 से करो डिवाइड, जब 12 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन 6 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 6 को भी 2 से कर दो डिवाइड तो फिर आपका ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये 0 आ जाएगा। फिर 3 को भी 2 से डिवाइड कर दो तो क्वेश्चन आपका क्या आएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 दे दोगे आप, रिमाइंडर भी 1 आना है। फिर आपको क्या करना है, बचेगा क्या 1, 1 को भी 2 से डिवाइड करो तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। अब एक चीज आप यहाँ पे गौर कर सकते हो, अब क्या करना, आप बॉटम से टॉप लिख देना। कैसे, बॉटम से टॉप, रिमाइंडर को बॉटम से टॉप लिखना, किसी और को नहीं। जब आप बॉटम से टॉप लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 1, फिर क्या है 1, 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4 4 जीरोस, एट लास्ट 1 दे दिया आपने। तो क्या ये वही आंसर है जो हम इतना सारा हेक्टिक काम करके ला रहे थे, टू मतलब टू का जो एक्सपोनेंट था उसका यूज करके, बिल्कुल यही चीज है। आप ये कर लो, आपके लिए लिटरली बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा आपका। क्या आपको समझ में आई? यस सर, ये थोड़ा इजी मेथड है। हाँ, ठीक है, इजी तो ठीक है, कहना आपका। अब बारी आई भाई यूनिकोड की, मैंने बता रखा है यूनिकोड का यूज हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों। रिकॉर्डिंग देखी आपको तो आपने तो 200% आपको ये सारी की सारी चीजें याद रहने वाली है। यू प्लस ऐसे लिखते हैं यूनिकोड का, यही यही होता है, पहले आप लिखते हो यू प्लस फिर जो भी वर्ड्स आपको लिखने होते हैं या फिर जो भी नंबर, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक चीजें। यू प्लस क्या इंडिकेट करता है कि यूनिकोड पॉइंट, ठीक है, और ये जो आपका है ये क्या है हेक्स डेसिमल वैल्यू है, रिप्रेजेंट कर रही है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को, ठीक है। हेक्स डेसिमल वैल्यू, वो डेसिमल वैल्यू थी, ये हेक्स डेसिमल वैल्यू है। अब इससे भी आपको बोला जाएगा कन्वर्ट करने, तो कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने कन्वर्ट करना है यूनिकोड को, यूनिकोड पॉइंट को बाइनरी में, ये आपका यूनिकोड पॉइंट रहा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। दूसरा कह रहा डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड ऑन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द बाइनरी, जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तब आपको पता करना होगा कि इसमें कितने बाइट्स लगेंगे, ठीक है, दूसरी चीज। और फिर तीसरी चीज क्या होगी, यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर UTF-8 एंड फिल इन बाइनरी बिट्स इनटू द स्ट्रक्चर, ठीक है, तीसरी चीज। चौथा स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट ईच बाइट इनटू हेक्स डेसिमल, हर एक बाइट को हेक्स डेसिमल में लिखेंगे और UTF-8 में रिप्रेजेंट करेंगे। आई नो आपके लिए हेक्टिक लग रहा होगा, मैं समझाता हूँ आपको, देखो ये क्या है, ये इजी है उसके मुकाबले, क्योंकि इसमें आपको जो जो भी ये पॉइंट दिया रहेगा ना, जैसे यहाँ 543 है, A9 है, वो इतने में से ही रहना है, बस 16 होती है आपकी हेक्स डेसिमल वैल्यूज, 0 से लेके 9 तक, फिर A हो जाएगा, B हो जाएगा, C D E F, बस यहीं तक होता है जो भी होता है। इन सब की डेसिमल वैल्यू ये रही, बाइनरी ये रही। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे जब इसकी बाइनरी यही रही तो आप यहाँ से इसकी बाइनरी 1 बाय 1 उठाओगे और सबको जोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ तो फिर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट करना यूनिकोड को हेक्स डेसिमल वैल्यू में, इस टेबल का यूज करके, बहुत इजी है, ठीक है। पहला स्टेप कन्वर्ट यूनिकोड इनटू, मतलब जो यूनिकोड पॉइंट है हेक्स डेसिमल में रहता है। जो भी ये आपका है ना, ये सारी की सारी चीजें, ये सब 543 A9, ये सारी की सारी हेक्स डेसिमल वैल्यूज में, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है इसका यूज करके। फॉर एग्जाम्पल क्या है 543 A9, तो सबसे पहले आप 5 का उठाओगे, ये जो दे रखा है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे दे रखा है 5 का, फिर आप 4 का उठाओगे, फिर आप ए का उठाओगे, ये जो ए का दे रखा है, फिर आप 9 का उठाओगे, इन सबको आप कंबाइन कर दोगे, हो गया, पता चल गया कि क्या होगा। तो वही चीज यहाँ पे दे रखे हैं कि 16 पॉसिबल आई मीन से हेक्स डेसिमल डिजिट्स होती हैं 0 से एफ तक, आप मेमोराइज कर सकते हो, इक्विवेलेंट टू ग्रुप, ये मेमोरी टिप है याद रखने का। 0 का ऑल 0 होगा, ठीक है। 1 का क्या होगा, 1 का लास्ट में 1 होगा यहाँ पे। 2 का क्या आना है, सेकेंड नंबर पे 2 आना है। थर्ड में क्या होगा,
थर्ड में दो टू आ जाएगा, फोर्थ में यहाँ पे आई होप सो, मतलब कोई जरूरी नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ, बट ठीक है अगर याद हो जाता है तो अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड दे दिया गया B2, इसका हेक्स निकालना है, तो बी का क्या होगा, देखो बी का क्या है यहाँ पे 1011, ठीक है, और टू का क्या है यहाँ पे 0010, टू का 0010, दोनों को कंबाइन करके लिख दोगे आपका ये बाइनरी निकल गया। इसी तरह से 3F का है, 7A का है, बस टेबल देख के कर देना है। उसके बाद डिटरमाइनिंग द, अब नंबर ऑफ बाइट्स आपने पता करना है कितने बाइट्स थे, नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पे पता करना है, कैसे करोगे तो देखो, नंबर ऑफ बाइट्स के लिए टेबल आप देख सकते हो। 1 बाइट का क्या मतलब है कि उसमें 7 बीट्स होंगे, ये याद रखना होगा। 2 बाइट्स का क्या मतलब है कि उसमें 11 बीट्स होंगे। 3 बाइट्स का क्या मतलब है कि उसमें 16 बीट्स होंगे। 4 बाइट्स का क्या मतलब है कि उसमें 21 बीट्स होंगे। ठीक है जी। और अब आप बोलोगे कि अगर 9 बिट्स किसी का आ गया तो फिर क्या करना है, यहाँ आपकी काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये इनिशियली जो जीरो है वो तो फिक्स है, अगर उसको भी मिलाएंगे तो टोटल 8 हो जाएगा, बट यहाँ पे टोटल 7 आया, फिर यहाँ 11 है ना, ये जो है ये तो फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, बाकी को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल 11 बिट्स। ठीक है जी। तो कुछ ऐसा काम होता है। अब आप बोल सकते हो कि अगर कोई ऐसा बाइनरी आ गया कि कोई ऐसा बाइनरी आ गया जिसमें कि क्या हो कि जो बीट्स हो ना, नंबर ऑफ बीट्स वो 9 हो जाए, 10 हो जाए, उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम उस अगर 9 आ गया उसमें हम क्या करेंगे, 2 बीट्स जोड़ के उसको हम 11 बीट्स का बना देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा यहाँ पे काम होता है। तो फिर अगर आप सिंपली 4 जोड़ दोगे और यहाँ 5 जोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ भी 5 जोड़ दोगे, मतलब मैंने बस याद रखने के लिए आपको बता दिया, तो वही है, 1 बाइट में 7 बीट्स, 2 बाइट में 11 बीट्स, 3 बाइट्स में 16 बीट्स, 4 बाइट में 21 बीट्स। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल ये था, आपने कंबाइन करा जो भी पॉइंट थी आपने टेबल से उठाया, इसके अंदर डाला, 21 बिट्स आ गई ये पूरी। फिर आपने क्या करना है, डिटरमाइन द रेंज, इसके रेंज को डिटरमाइन करना है। तो इसका तो अगर 21 बिट्स आया तो रेंज यही होगा ना, ये u प्लस जो 102 इतना हो सकता है, कोई बात नहीं। और ये आपका एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, एग्जाम्पल 2 ये रहा आपका 0024, इसको आपने उठाया और इन सबको जीरो कंबाइन जीरो करा, टू फोर 00, सर, तो वो टेबल याद करना होगा ना? मोर और लेस, आई होप। अब आगे देखते हैं। तो फिर ये आपका आ गया, एक और एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये आपका 0024 का, ये आपका है कुछ ऐसा। और आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ बिट्स बस ये डाल के आपने क्या करना है, काउंट करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना है UTF-8 बाइट सीक्वेंस, ये याद है, मतलब फॉर टेबल में बोल रहा हूँ ये है। और बिट्स अवेलेबल फॉर एनकोडिंग, 7 बिट्स, 1 बिट्स, जैसे तो मैं बता ही चुका हूँ कैसे क्या रहता है, इसका एक फिक्स रहता है 0, 2 बाइट वाले का ये फिक्स रहता है, 3 बाइट वाले का कुछ ऐसा। और फिर फॉर एग्जांपल लास्ट है, बिल्कुल एंड टू एंड यहाँ पे, जैसे ये था आपका 00A9, इसमें आपने जब इसको कन्वर्ट करा बाइनरी में तो 9 बिट्स निकल के आया आपके पास, बट भाई 9 बिट्स के लिए तो अपन लोग के पास कुछ है ही नहीं वैसा, तो हमने इसे 11 बिट्स का बना दिया, इसमें कुछ जोड़ के, जैसे देखो ये था ना, तो हमने क्या करा, ये आपका इसका क्या केस था, ये 11 बिट्स बनाना था, ये 110 और 10 तो फिक्स रहेगा, उसके बाद जो भी आप डाल दो, 110 और 10 तो फिक्स रहना है। और यहाँ जो ये एक्स 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 दे रखा है, मतलब जो इनविजिबल है, या बोल सकते हो वहाँ दे नहीं रखा, उसके अंदर आप क्या करते हो, वैल्यू डालते हो, इन वैल्यू को उठाते हो, उसके अंदर आप डालते हो, जैसे ये आपका क्या था, 9 बिट्स, इसमें हमने क्या किया, 3 बिट्स और लगा दिए 000 करके स्टार्टिंग से, तो अब ये 11 बिट्स का बन चुका है। अब कुछ नहीं करना, इससे वैल्यू उठाना है और इसमें डालना है, इसमें डालना है, डेट्स इट। जैसे आप फर्स्ट 5 बिट्स गो इन फर्स्ट बाइट इसमें, और नेक्स्ट का जो 6 होगा वो इसमें जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे काम हो रहा है आपका। और UTF-8 जब आप इन सबको डाल दोगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा हैक्स में वो C2A9 निकला। ठीक है, तो फिर क्या आपको समझ आई चीजें। फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे इसमें क्या सीन है यहाँ पे, कि आप HTML खोलोगे W3 स्कूल की वेबसाइट पे, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा HTML से जुड़ा, इंट्रोडक्शन, ये इसके हेड बॉडी,
डॉक टाइप HTML जो भी इसके कोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ HTML के बेसिक्स पे, तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फिर मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा HTML डॉक्यूमेंट्स। ये आपका जो डॉक टाइप HTML कुछ ऐसा लिखते हो, इससे आपको स्टार्ट करना जरूरी है टाइप डिक्लेरेशन करने के लिए कि HTML का है। और HTML टैग जो होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे एंड भी होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत इजी लैंग्वेज में आप यहाँ सीख सकते हो। अगर आप बॉडी टैग को खोलते हो तो उसको ओपन करना भी जरूरी है। जैसे आपने इसको खोला, बॉडी टैग को खोलोगे तो ओपन भी करोगे। HTML सबसे रूट हो गया, उसके अंदर बॉडी आता है, फिर बॉडी के अंदर आप बहुत सी चीजें दे सकते हो। सेक्शन टैग होता है, H1 होता है, हेडिंग 1 से लेके 6 तक होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, बहुत सी चीजें। अब हम देखते हैं क्या ये दे रखा है आपका डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या है? द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट टाइप की, डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, helps browser to display web page correctly, it must appear only once, इसलिए सिर्फ एक बार आप दे सकते हो टॉप पेज के टॉप पे। ये केस सेंसिटिव जो होता है वो नहीं होता, मतलब आप इसको दे सकते हो स्मॉल कैपिटल किसी में भी, कोई बात नहीं। बट ऐसे लिखते हैं जनरली, तो आप ऐसे लिखना। HTML हेडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? H1 1 से लेके 6 तक। अब आप चाहते हो ट्राई करना, पैराग्राफ का दे रखा है, एंकर टैग क्या होता है, इमेजेस में कितने एट्रीब्यूट होते हैं, अब आपको पता हो एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे SRC यहाँ एट्रीब्यूट है, SRC में आप क्या डालते हो कि जो लोकेशन है इमेज की वो क्या है, आपकी फाइल में कहीं पड़ी होगी डायरेक्टरी में, या फिर आप ऑनलाइन ले रहे हो कहीं से सर्च करके ला रहे हो इमेज को। और ये अल्ट वाला आपका है, विड्थ हो गया, हाइट हो गया। आप बस समझ लो कौन क्या कैसे यहाँ काम कर रहा है, इतना भी समझ गए तो डेट्स मोर देन इनफ। क्योंकि जब आप डेवलप करोगे, तो जब आप खुद से अप्लाई करोगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बोलूँ ट्राई इट योर सेल्फ, तो क्या होगा? जैसे ही मैं यहाँ बोलूंगा ट्राई इट योर सेल्फ, तो उससे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मुझे जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला ट्राई इट योर सेल्फ, तो वो कोड यहाँ खुल गया आपका, कि वही सारी की सारी चीजें, इमेज लिख रखा है वहाँ, ये है। तो आप यहाँ खुद से, जैसे मैं अगर बोलूँ मैं इसकी हाइट कुछ और कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखो ये चेंज हो गया। तो यहाँ से आप खुद से रन करके देख सकते हो, खुद से समझ सकते हो सारी की सारी चीजें, और आपको समझ में भी। ऑल राइट, ठीक है जी। अब आते हैं HTML के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो टैग नेम H1 क्या होता है, ये BR टैग क्या होता है, एंडिंग इसकी होती है या फिर नहीं, BR टैग जब आप लिखते हो तो P पैराग्राफ से क्या होता है, वही सारी की सारी चीजें दे रखी है, होप आपको पता हो। P पैराग्राफ हो गया आपका। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंकर टैग में एट्रीब्यूट, जैसे आप देख लो href है, ये आप यहाँ पे लिंक देते हो, जो जिस किसी भी लिंक पे आपने इसको फॉरवर्ड करना होता है। मैं अगर बोलूँ यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर दूं, तो देखो आप इस लिंक पे जाओगे ना, तो आपको ये कहीं ना कहीं ले जाएगा। यहाँ अगर आप लिख दोगे, मैं इसको एडिट करके मैं लिख देता हूँ W3 स्कूल की जगह गूगल लिख देता हूँ, मैं अमेजोन लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, फ्लिपकार्ट लिख दो। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, तो ये आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे ले जाएंगी। और इसके बीच में आप जो भी डालोगे, जैसे मैं बोल देता हूँ विजिट अमेजोन, ठीक है, तो ये वहाँ डिस्प्ले होगा। रन करूंगा तो देखो बदल गया। और लिंक कुछ ऐसा ब्लू में होता है और नीचे से अंडरलाइन होती है। हाँ, CSS का यूज करके आप इसके साथ भी कर सकते हो, मतलब इसके डिजाइन को भी अल्टर कर सकते हो, बट ठीक है, फॉर नाउ जैसा डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आता है मैं वो बता रहा हूँ। और यही सारी की सारी एग्जांपल्स होंगी आपकी। हेडिंग्स मैंने बताया H1 से लेके H6 तक होती है। यहाँ आप देख सकते हो H1 से लेके कहाँ तक, H6 तक। H1 कैसा दिख रहा है, H2 कैसा दिख रहा है। और जो आपका ब्राउजर होगा, आपने पूछा था ना कि सिमेंटिक टैग्स क्या हैं, तो यही है भाई, H1 की वैल्यू ज्यादा होगी। जो आपने H1 टैग के अंदर लिखा होगा, सर्च इंजन उसको ज्यादा वैल्यू करेगा जब वो सर्च करेगा किसी चीज को लेके, रैंक कराएगा आपके चीज, मतलब वेबसाइट वगैरह को। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीजें हैं। जैसे आपको इनलाइन CSS आप कैसे देते हो, यहाँ फॉन्ट साइज आपने दे दिया, आप यहाँ से खुद से ट्राई करो, फॉन्ट साइज दे दो, कलर दे दो। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। COLO, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप कलर वगैरह भी दे सकते हो। स्टाइल वगैरह की बात आएगी, कैसे देते हो आप इसमें। तो जैसे यहाँ देखो कलर दिया गया है, इसमें स्टाइल में कलर दिया गया है, COLO और कलर। ठीक है, ठीक है। और फॉन्ट साइज दिया गया है आपने, तो यहाँ से फॉन्ट साइज जैसे 50 दे दिया, मैं 150 दे देता हूँ, फिर क्या होता है, रन। मतलब अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है, आप इससे करो एक बार गो थ्रू, समझ आएगा। और HTML में कमेंट्स क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं, सारे के सारे कलर्स हैं। देखो बॉर्डर देते हो आप कैसे, आप लिखते हो बॉर्डर, और फिर आप देते हो इसका पहला एट्रीब्यूट जो होता है वो देते हो, 2 पिक्सल बॉर्डर देना है आपने। फिर बॉर्डर जो दोगे वो क्या होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। बॉर्डर जो आप दोगे वो क्या होगा, सॉलिड होता है, डॉटेड होता है आपका,
ठीक है। डॉटेड होता है आपका, देखता हूँ, देखो डॉटेड आ गया ना, ये डॉट डॉट सा। डैश्ड होता है आपका, डैश्ड होता है आपका, यहाँ पे देखो डैश डैश जैसा आ गया यहाँ पे। और ये तो सॉलिड है ही। तो कितने पिक्सल का, मैं बोल दूं भाई 23 पिक्सल का देना है। रन करता हूँ, देखो कितना मोटा सा बॉर्डर आ गया। और एट लास्ट आप कलर दे देते हो, वन बाय वन भी दे सकते हो, जैसे बॉर्डर कलर आपने दिया, बॉर्डर विड्थ दिया। तो इस तरह से भी हो सकता है, बट ये स्टैंडर्ड तरीका है बॉर्डर देने का। ठीक है। और ये तीन टाइप की कलर्स होती है, देखो या तो आप क्या करो, आप डायरेक्ट कोई कलर दे दो। जैसे यहाँ पे आप दे दोगे, जैसे आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ये होता है बैकग्राउंड कलर का है। ये आपका बैकग्राउंड लिख के ऐसे स्पेस और कलर, और जो भी कलर आरजीबी होता है, हेक्स कलर्स होते हैं, एचएसएल होता है। तो आप बहुत कुछ या फिर डायरेक्ट कलर के नेम्स भी दे सकते हो। अब कलर्स वगैरह का क्या सीन है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये जब प्रोजेक्ट में कराऊंगा तब बताऊंगा बहुत डिटेल में। फिलहाल तो जो यूसेज है वो समझ लो। HTML में लिंक्स कैसे काम करते हैं, हाइपर लिंक्स, ठीक है। हाइपर लिंक्स, वही हाइपर लिंक्स का मतलब जो आप क्लिक करो तो वो आपको किसी और डॉक्यूमेंट पे ले जाओ। एंकर टैग href के अंदर जो आता है, और बीच में जो आपको लिखना होता है वहां दिखे। ठीक है जी। HTML में इमेजेस कैसे क्या काम करता है, तो देख सकते हो आप, वही सारी की सारी चीजें। इमेज हो गई, इमेज की हाइट हो गई, देखो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। आपने S2 लिखा, जो भी हेडिंग थी आपकी, इसमें आप कलर यहाँ देना चाहते हो, दे सकते हो। आप स्टाइल लिख के आप कलर दे दो, जैसे देखो ये आप स्टाइल लिखोगे इक्वल टू देके कलर विड्थ हाइट, मतलब इनलाइन सीएसएस में आप ऐसा दे सकते हो। एक्सटर्नल सीएसएस होता है, और फिर आपकी जो फाइल में होती है वो सीएसएस होता है, जो आप बॉडी टैग में देते हो स्टाइल टैग का यूज करके। तो बहुत सी चीजें हैं, इमेज में आप क्या क्या दे सकते हो। और मैं अगर आपको आगे बता पाऊँ तो देखो, टेबल्स, टेबल्स का क्या क्या सीन है। टेबल कैसे बनाते हो आप, तो ऐसे बनाते हो आप टेबल। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल लिखना है। ठीक है। इसके अंदर स्टाइल देना ना देना आपकी मर्जी है। जैसे मैं हटा दूं, तो अभी विड्थ 100 ले रहा है ना, मैंने अगर इसे हटा दिया, फिर देखता हूँ क्या होता है। तो ये 100 विड्थ ना लेके ये उतना ही विड्थ ले रहा है जितनी इसके अंदर टेक्स्ट है। मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो ये ज्यादा लेगा। सबसे पहले आप टेबल टैग लिखते हो। ठीक है। सबका पेरेंट है, जब भी टेबल बनाना हो तो टेबल टैग लिखेंगे, क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद टेबल रो। ठीक है। अब जब भी, क्योंकि ये पूरा रो है, ये जो हेडिंग है ना, ये भी रो है, ये भी रो है। फिर अब बोलोगे फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी हेडिंग है, कौन सा डाटा है, क्योंकि ये हेडिंग है आपकी कंपनी, कंट्री, और ये डाटा है। तो टेबल रो को TR लिखा आपने। और जब आपने हेडिंग लिखना होगा तो आप TH लिखोगे, जैसे TH कंपनी, TH क्या हो गया, कॉन्टैक्ट, टेबल हेडिंग कंट्री। अब इसमें डाटा फिल करना है आपने, टेबल डाटा, कंपनी का नेम, ये इसका नेम, और फिर कंट्री का नेम, फिर दूसरी तीसरी चौथी। कुछ ऐसे आपकी टेबल वाली चीजें काम करती है। टेबल लिखा आपने, और जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में कुछ ऐसा ही आएगा। आपको कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक दे देगा, और बोलेगा कौन सा कोड सही है वो बताओ। तो ये याद रखना है, टेबल लिखा आपने। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या लिखा, मैं अगर आपको यहाँ पे बता पाऊँ, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो फिर आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा कि आपने लिखा क्या, आपने यहाँ पे लिखा, मेरा कर्सर क्यों काम नहीं कर रहा। हाँ। आपने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, तो फिर आपने यहाँ सबसे पहले लिखा क्या, टेबल लिखा। ठीक है। और फिर इसको क्लोज भी तो करना होगा, तो फिर क्लोजिंग टैग लिखा टेबल का। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, यहाँ पे इंडेंटेशन का इशू ना है इसलिए मैं नीचे आके बता रहा हूँ, स्पेस प्रॉपर देके। आपने टेबल रो लिखा, TR लिखा। और इसके साथ आप क्या लिख दोगे, टेबल रो को बंद क्लोज भी कर दोगे। अब जो आपने टेबल रो लिखा है ना, इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप हेडिंग के लिए लिख रहे हो या फिर आप लिख रहे हो डाटा के लिए। अगर आप हेडिंग के लिए लिख रहे हो तो TH दोगे, और फिर इसको क्लोज कर दोगे यहाँ से आप, आई मीन से यहाँ से आप इसको क्लोज कर दोगे। ठीक है। तो इस तरह से सारा का सारा काम होता है हेडिंग के लिए। अगर टेबल डाटा फिल करना होता तो फिर TR के अंदर ही हर बार TR ही आएगा, क्योंकि आप डाटा भरो या ये हेडिंग, ये है क्या, ये है तो डाटा है ना। तो फिर अगर हेडिंग होगा आपका तो TH का यूज करना, डेटा भरना होगा रो में तो TD का यूज करना आपने। ठीक है। कि एक्चुअली मार्जिन जो होती है आपकी वो क्या होती है, और पैडिंग क्या होती है। नो सर। अच्छा चलो मैं बता दूंगा, मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। जैसे देखो यहाँ पे पैडिंग का यूज करा गया, मैं आपको दिखाता हूँ पैडिंग का यूज। जब आपकी टेक्स्ट बोल्ड हो तो ये टैग यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के लिए ये टैग, इटैलिक के लिए ये। ठीक है। तो कई सारे मार्क स्मॉल,
कई सारी है यहाँ पे टैग्स, आप यहाँ पे बहुत ही इजीली देख सकते हो। और ये बिल्कुल नीचे में दे रखा है यहाँ पे। जहाँ तक बात आई आपकी, जो डिव हो गया, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो फिर ये भी मैंने बता रखा है कि पी जो है आपका पैराग्राफ या एच लो वो ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सब आपका डिव जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है आपका। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, तो ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और ये पूरी की पूरी लाइन को ले लेगा। ठीक है, तो फिर कुछ ऐसा है यहाँ पे, कुछ ब्लॉक, ये सारे के सारे जो लिस्ट है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के हैं। एड्रेस हो गया आपका ये, ठीक है, और ये डीएल वगैरह। तो फिर ये ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट का सीन था। ये सारे के सारे जो है, ये आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लेना। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, या फिर आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट। आपको इतना याद नहीं करना, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, जैसे फुटर याद रहेगा, div याद रह गया, फॉर्म याद रहेगा, यूएल वगैरह, तो मोर देन इनफ है। और ये सारे इन लाइन एलिमेंट्स है। इन लाइन एलिमेंट्स क्यों, क्योंकि ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते। आप दे दोगे ना, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपने पैराग्राफ लिखा, आपने डिव लिखा, तो ये दोनों नई लाइन से स्टार्ट हो रही है। देखो हेलो वर्ल्ड वगैरह ये सब की सब नई लाइन से स्टार्ट हो रही है। इसी के अंदर अगर आप स्पैन दे दोगे, स्पैन टैग होता है एक, मैं इसी के अंदर दे देता हूँ स्पैन। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पैन लिख देता हूँ, क्लोज भी तो करना होगा। मैं यहाँ पे स्पैन टैग दे देता हूँ, अब इसको मैं रन करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। अगर सपोज करो मैं डिव लिख दूँ फिर क्या होता है देखते हैं। मैं यहाँ पे डिव लिख देता हूँ, ये नेस्टेड मैं यूज कर रहा हूँ कि एक टैग के अंदर एक और टैग। तो देखो वर्ल्ड जो थी वो नई लाइन से स्टार्ट हुई, उसने नई लाइन ली। ये पी ऑलरेडी एक नई लाइन ले रहा था, पी के अंदर मैंने बोला भाई div डालो आप, तो ये इनलाइन है, यही मैंने स्पैन डाला, तो फिर कुछ नहीं हुआ अगर आपने अभी जस्ट देखा तो। फिर आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। div हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे आपने लिख रखी है। देखो H2 हो गया, पैराग्राफ हो गया आपका इसके अंदर। अब मुद्दा क्या है कि आप तो सी एस एस इनलाइन सी एस एस ऐसे कर लेते हो, या फिर पेज में जो आप डालते हो सी एस एस बॉडी टैग में वो भी कर लोगे। आपको एक्सटर्नल सी एस एस करना हो, फिर आप क्या करोगे, कैसे टारगेट करोगे चीजों को, कैसे बोलोगे कि भाई H2 पे ये अप्लाई कर दे। एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप H2 लिख दो, आप ऐसा कुछ लिख दो, H2 लिख दो, फिर करली ब्रैकेट दे दो। ठीक है, करली ब्रैकेट दे दो और नीचे आके करली ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। और इसके अंदर आप दे दो जो जो आपको लिखना है किसी दूसरे फाइल में जो सीएसएस का फाइल होगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है भाई आईडी और क्लासेस टारगेट करना, आईडी और क्लासेस के थ्रू। वो कैसे होता है वो देखते हैं। क्लासेस तो देखो, आप क्लास देते हो इसमें, यही मैं दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल है यहाँ पे ठीक है, बड़ी में यूज करा गया, दूसरे फाइल में भी दे सकते हो, एक्सटर्नल में भी। तो फिर यहाँ क्या करा, डॉट सिटी क्लास को टारगेट करोगे ना। फॉर एग्जांपल देखो, ये डिव था, इसमें क्लास आपने दे दिया, क्लास इक्वल टू सिटी। एक चीज याद रखना, क्लास एक होगी, क्लास कई सारी हो सकती है, आईडी हमेशा यूनिक होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन डिव्स है अपन लोग के पास, एक दो तीन, तीनों की क्लास सेम है, चलेगा। आईडी दोगे आप, ऐसे ही जैसे क्लास दिया ना आपने, वैसे ही आप आईडी दे सकते थे। मैंने बोला आईडी इक्वल टू, आप कहाँ चला गया मैं, आईडी इक्वल टू आप क्या करो, आईडी इक्वल टू आप यहाँ पे दे दो यूके दे दो। ठीक, कुछ भी दे सकते हो, नंबर डिजिट यूके जीरो, आपकी मर्जी है, कुछ भी दे दो। आईडी सबकी अलग अलग होनी चाहिए, यूनिक। जैसे हम इसमें अब कुछ आईडी देंगे तो अलग देंगे। आप इसको टारगेट कर सकते हो क्लास के बेसिस पे, क्लास नेम के अकॉर्डिंग, और आईडी के अकॉर्डिंग भी आप इसको बहुत ही इजीली टारगेट बना सकते हो। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आईडी है ना आपके पास, पहले पहले देखते हैं क्लास। क्लास को टारगेट करना होगा तो आप लिखते हो डॉट सी, जो सीएसएस वाली आपकी फाइल होगी, डॉट सी, और जो भी आपको डिजाइन देना था, जैसे यहाँ टोमेटो दे रखा है, मैं रेड कर देता हूँ। देखो अब रेड हो गया, सारा रेड हो गया, क्योंकि क्लास एक जगह आपने चेंज करा, ये सारे के सारे जगहों पे चेंज हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है ना, सारी जगहों पे ये चेंज हो गया। अब मैं बोलूं आईडी, आईडी को आप कैसे लिखते हो, आईडी के लिए आप देते हो हैश टैग, ठीक है, हैश, फिर आप लिखते हो आईडी, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट क्लोज कर दो। मैं बोलूं आईडी मैंने किसकी ली है, इस वाले की, इस डिव की, ये जो डिव के अंदर है। मैं इसमें बोलता हूँ भाई, जो इसकी बैकग्राउंड कलर है ना, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, और ये मैं बोल रहा हूँ ये जो है ना आपका, इसको क्या करो, इसको आप ब्लू कर दो। ठीक है, और कलर को क्या करो, कलर को रेड कर दो। चला के देखते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी।
जैसा कि मैंने यहाँ पे टारगेट करा किसको, आईडी को, यूके डाला। अब आईडी सिर्फ इसकी है, सिर्फ मैंने इसके अंदर डाली है, तो ये सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रही है। जो भी पहला आपका था, जो भी आपकी बैकग्राउंड पहला रेड था, तो मैंने ब्लू डाला। आईडी की वैल्यू ज्यादा होती है क्लास से। सीएसएस की फाइल ने मतलब ज्यादा होती नहीं होती, वो अलग कॉन्सेप्ट होगा, मैं बाद में आपको बताऊंगा। बट उसने पहले किसको टारगेट किया, आईडी को टारगेट किया। व्हाट इफ मैं बोलूं कि मैं आईडी आपकी जो क्लास है सिटी उससे पहले लिखता हूँ, फिर क्या, फिर भी आईडी की ही चीजें अप्लाई हो रही हैं। क्लास की जो चीजें थी उसको उसने क्या करा, बोल सकते हो आप ओवरलैप कर दिया। ठीक है, तो क्लास और आईडी समझ आ गया होगा हम क्यों यूज करते हैं। ऐसे ही क्लास एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट, दो क्लास को टारगेट करना हो तो डॉट, जो क्लास का नेम है वो आईडी को करना हो तो ये हैश, और जो भी क्लास का नेम है वो, उसके अंदर अब जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर लेता हूँ, हटा ही देता हूँ कमेंट का करना। तो मार्जिन और पैडिंग क्या है, देखो ये, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, इसको भी डिलीट करता हूँ मैं इसको। अब सिर्फ एक बचा ना ये। अब देखते हैं मार्जिन और पैडिंग क्या है। तो मार्जिन जो होती है वो इसके अंदर का हिस्सा होता है। इसके अंदर का हिस्सा कहने से मेरा मतलब है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, इसके अंदर का जो हिस्सा होता है ना, वो होता है हम लोगों का क्या, ये। जैसे जब आप जैसे जैसे मार्जिन बढ़ाओगे, पैडिंग जैसे जैसे बढ़ाओगे, पैडिंग अंदर का होता है, तो ये पैडिंग इसके अंदर से स्पेस लेगा। फॉर एग्जांपल जब आप इधर से पैडिंग दोगे तो ये इसको शिफ्ट करेगा, बट मार्जिन बॉक्स के बाहर से लेता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मार्जिन मैंने पैडिंग बोला, जब आपने सिर्फ पैडिंग दिया तो ये लेफ्ट राइट अप डाउन सबसे ले लेगा। आप पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम ऐसे भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है। मैंने इसको बोला, मैंने पैडिंग को बोला भाई 80 कर दे। अब क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर ही स्पेस का सेटलमेंट होगा, बाहर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना। देखो क्या हुआ, 80 80 80, इसने ले लिया अपने अकॉर्डिंग। व्हाट इफ मैं बोलता मार्जिन को 80 कर दे, फिर ये बाहर से लेगा। अब ये इसको, मतलब जो बाहर के इसके हैं, इस बॉक्स का जो बाहर का चीज है, ये उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। देखो हुआ ना, पैडिंग अंदर से, टेक्स्ट थी वो मूव हो गई। फॉर एग्जांपल मैं और भी देके बताता हूँ। मैंने बोला भाई पैडिंग जो है आपकी सिर्फ राइट में दो। ठीक है, रन करते हैं। तो देखो सिर्फ राइट में पैडिंग पर गई, राइट से इतना स्पेस छूट गया। पैडिंग, पैडिंग मार्जिन स्पेस छूटना समझ लो आप। पैडिंग में बॉक्स के अंदर जो होता है, मार्जिन में बॉक्स के बाहर से स्पेस लिया जाता है। अगर मैंने बोला पैडिंग लेफ्ट दे दे भाई, पैडिंग लेफ्ट, तो टेक्स्ट 80 पिक्सल उधर से शिफ्ट हो गए। मैंने बोला पैडिंग टॉप दे दे, तो बॉक्स के अंदर ही जो होगा ऊपर से 80 ले लिया इसने। मैंने बोला पैडिंग बॉटम दे दे, तो ये नीचे से ले लेगा जो भी लेगा ये। ठीक है जी। अब देखते हैं मार्जिन के केस में क्या होता है। तो भाई मार्जिन के केस में क्या होता है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। मार्जिन के केस में क्या होता है, मार्जिन के केस में बाहर से स्पेस लेता है। बॉक्स के अंदर ही अब तक सेटलमेंट हो रहा था, अब बॉक्स के बाहर होगा। मैं बोलूंगा मार्जिन टॉप, सिर्फ मार्जिन बोलोगे तो उसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारे इंक्लूडेड हैं, कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब से 80 पिक्सल ले लो। बट आप बोलोगे कि अगर आप चाहते हो सिर्फ टॉप पे मार्जिन देना, आप बोलोगे मार्जिन टॉप 80 दे दो। टॉप से आया और इस तरफ से कोई मार्जिन नहीं लगी, बॉक्स ने पूरी स्पेस कवर कर ली। मैंने बोला भाई मार्जिन लेफ्ट से दो अब। ठीक है, तो लेफ्ट से पड़ गया, देखो यहाँ मार्जिन पड़ गया ना, स्पेस रह गया इतना। मैंने बोला मार्जिन राइट से दे दो आप, तो अब राइट से पड़ जाएगा, बॉक्स इधर शिफ्ट, बॉक्स को इधर शिफ्ट करके यहाँ 80 पिक्सल का स्पेस बन गया। मैं बोला बॉटम से दे दो आप। ठीक है, तो बॉटम से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉटम में तो बहुत स्पेस बाकी है, स्पेस कम रहता। अगर मैंने बोला बॉटम से 580 पिक्सल दे दो तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नीचे और स्पेस बन गया इसमें, तो बॉटम पे अगर स्पेस है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आई होप आपको समझ आओ। सिर्फ आप मार्जिन लिखोगे ना, तो ये टॉप देखो कहीं और चला गया, ये इस तरफ, ये यहाँ कहीं आ गया, क्योंकि इसने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबसे मतलब 580 पिक्सल ले लिया था। सिर्फ मार्जिन दोगे तो चारों डायरेक्शन से ले लेगा, सिर्फ पैडिंग दोगे तो चारों डायरेक्शन से ले लेगा। ठीक है, और आप डिफाइन कर सकते हो पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम। पैडिंग जो होती है वो बॉक्स के अंदर स्पेस लेती है। मैं बोलूंगा पैडिंग दो भाई 240 पिक्सल्स, तो बॉक्स के अंदर ही लेगा, कि ऊपर से 240 नीचे से 240, मैं दे देता हूँ यहाँ 240। अगर स्पेस है तो बॉक्स को बड़ा कर देगा, देखो बड़ा कर दिया उसने बॉक्स को ही। ठीक है, वहीं आप पैडिंग अगर दे दोगे ना 250, अगर मैं दे दूं मार्जिन दे दूं 250, तो क्या होगा, तो वो अपने अगल बगल से स्पेस, देखो ऊपर से नीचे से बगल से सारी जगहों से इसने क्या करा, स्पेस ले लिया यहाँ पे। ठीक है,
अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है ना, तो आप लिखोगे @मीडिया। बस आप सिंटैक्स अभी अभी के लिए देख लो, एग्जाम में बहुत कम आएगा, ना के बराबर चांस रखो इसका, क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल की चीज है। आपने क्या करना है, आपने लिखना है @मीडिया स्क्रीन। और भी बहुत चीजें होती है यहाँ पे। एंड एंड के बाद जो भी मैक्सिमम विड्थ आप चाहते हो कि अच्छा विड्थ इतनी हो तो ये करना, विड्थ उतनी हो तो वे करना, मिनिमम विड्थ इतनी हो तो ये चीज होनी चाहिए, अगर विड्थ इक्वल टू ये है तो ये होना चाहिए, वो आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। ठीक है। और फिर इसके अंदर जो भी आप सीएसएस चाहते हो आप दे दो उसके अंदर। जैसे कोई क्लास लेफ्ट करके आपने किसी क्लास का नाम लेफ्ट दिया, किसी का मेन दिया, हो सकता है कोई इमेज हो, कोई हेडिंग हो, कुछ भी हो। तो आप चाहते हो कि जब मैक्सिमम विड्थ इतनी हो ना तो उसकी विड्थ 100% हो जाए। जब विड्थ 1000 हो, मैक्सिमम विड्थ 1000 हो, तो आप चाहोगे इसकी विड्थ जो वो घट के 50% हो जाए। तो परसेंटेज में दे दो, पिक्सल में दे दो, आपकी मर्जी है। डोंट वरी, इवेंचुअली सारी ये सारी चीजें हो। जो सेक्शन नाम की टैग होती है ना आपकी, उसका यूज आप करते हो सेक्शन बनाने के लिए। अब बोलोगे सेक्शन से क्या मतलब है, टुकड़ा समझ लो आप। यहाँ WWF एक हेडिंग थी, उसके बारे में नीचे कुछ लिखा था, हो सकता था यहाँ कोई इमेज हो, कुछ भी हो, इमेज हो और भी हेडिंग हो, पैराग्राफ हो। अब ये खत्म हो गया, तो ये इसको बोला आपने ये एक सेक्शन है। फिर आप WWF पांडा सिंबल के बारे में आपने लिखना शुरू किया, तो बोला अब ये दूसरा सेक्शन है, इसलिए आपने यहाँ सेक्शन टैग का यूज करा। कुछ नहीं करना, सेक्शन टैग आपने लिखा, ये कुछ एरो ऐसे देके, और इसको क्लोज करना है। इसके अंदर जो लिखना है लिखो, टुकड़ा हो गया, मतलब एक सेक्शन ये, दूसरे सेक्शन में आपने इसे लिख लिया। तो कुछ इस तरह से